नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस के आधार पर जो यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण खबर है उसको लेकर के आए हैं। और इसमें एक प्रमुख खबर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशियरी, जिसमें ये यूपीएससी के पेपर जीएस 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट क्वेसेस एनसीएलटी ऑर्डर फॉर यूजिंग एआई जनरेटेड केस लॉ। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के एक ऑर्डर को खारिज कर दिया, जो कि जिसमें कि एनसीएलटी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजीर पेश किया गया था। ठीक है, नजीर पेश किया गया था, नजीर पेश किया गया था। अब इस खबर को हम यहाँ समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्वेसेज एनसीएलटी ऑर्डर फॉर यूजिंग एआई जनरेटेड केस लॉ। अब आपसे एक सवाल है कि यदि कोई जज फैसला लिखते समय चैट जीपीटी या किसी अन्य एआई का उपयोग करे और एआई उसको गलत या फेक जानकारी दे दे, जिसके आधार पर वो निर्णय करे, तो क्या होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर ये होगा कि भाई फैसला गलत हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना एक जजमेंट सुनाया है एनसीएलटी। तो सबसे पहले ये एनसीएलटी क्या है जान लीजिए कि एनसीएलटी क्या है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन 2016 में किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि कंपनी के बीच के विवादों का निपटारा करे, अथवा जो शेयर धारक है, जो शेयर धारक और कंपनी के बीच विवाद है, उसका निपटारा एनसीएलटी करती है। तो एनसीएलटी ने अपना एक निर्णय सुनाया, जिस निर्णय को खारिज कौन कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि एनसीएलटी के द्वारा उस निर्णय में जो नजीर, न्यायिक नजीर जो पेश किया गया था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस था। ठीक है, अब सवाल है कि हो सकता है कि चैट जीपीटी से आप कुछ सवाल करें, कुछ निदान मांगे, तो वो फेक बता सकता है, हेलुसिनेटेड हो सकता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और कई बार आप देखे होंगे कि एआई का जो उत्तर होता है देखने में तो सही लगता है, लेकिन वास्तविक या व्यवहारिक रूप में वो उतना प्रासंगिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप एआई से कोई केस की बात करें, XYZ वर्सेस, है ना, वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इससे पूछें कि भाई ये जो मामला है उसमें वो क्या निर्णय आया था, तो उसमें कुछ वो अपने तरफ से काल्पनिक बातों को भी जोड़ देता है, और आप उसके बेस पर यदि कोई निर्णय करते हैं तो वो फैसला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के एक आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने पाया कि एनसीएलटी ने अपने आदेश में एआई द्वारा उत्पन्न काल्पनिक न्यायिक निर्णयों का या मिसालों का इस्तेमाल किया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एआई के द्वारा जो काल्पनिक मिसाल था उसके आधार पर जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में एआई जनित काल्पनिक न्यायिक मिसालों का उपयोग विनाशकारी, है ना, कैटास्ट्रॉफिक साबित हो सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों को बिना स्वतंत्र सत्यापन के एआई जनित मिसालों पर निर्भरता के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायालय की शून्य सहिष्णुता नीति यानी पीठ ने कहा कि यदि निर्णय प्रक्रिया में फर्जी या काल्पनिक सामग्री का एक अंश भी प्रवेश करता है तो यह न्याय निर्णय की पवित्रता और अखंडता का उल्लंघन होगा।
अतः एआई द्वारा जनित संदर्भ बिल्कुल भी कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होंगे। न्यायालय ने कहा कि काल्पनिक न्यायिक मिसालों पर निर्भरता विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को कमजोर करती है। न्यायपालिका के प्रत्येक अवस्था में मानवीय निगरानी अनिवार्य रहनी चाहिए। शब्द पर ध्यान देते चलेंगे कि मानवीय निगरानी अनिवार्य रहनी चाहिए। आगे देखिए, एआई उपयोग संबंधी मसौदा विनियम 2026 के प्रमुख प्रावधान। एआई प्रणालियां केवल सहायक भूमिका में कार्य कर सकती हैं। एआई न्यायाधीशों की भूमिका का स्थान नहीं ले सकता। ये जो एआई उपयोग संबंधी मसौदा बना उसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि एआई केवल सहायक असिस्टिव रोल प्ले कर सकता है। एआई न्यायाधीशों की भूमिका का स्थान नहीं ले सकता। एआई सहायता प्राप्त अभिलेखों एआई असिस्टेड फीलिंग्स का प्रकटीकरण आवश्यक होगा। न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एआई के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी निर्देश दिया गया कि एआई जनित काल्पनिक न्यायिक मिसालों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह एक समिति का गठन करे। समिति इस समस्या का परीक्षण करे। समिति उपयुक्त मानदंडों और नियमों का निर्माण करे। तो देख लीजिए, इससे क्या प्रतीत होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एआई का विरोधी है? तो बिल्कुल भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट एआई का विरोधी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एआई का उपयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। पहले तो कह रहा है कि भाई इसके प्रति जो है ना जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि एआई जो है हेलुसिनेटेड या फेक जजमेंट दे सकता है। ठीक है, तो एआई के निर्णयों, एआई द्वारा जो निर्णय तैयार किया जाएगा बिना उसका सत्यापन किए हुए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि न्याय केवल कानून से चलेगा, एआई से नहीं चलेगा। दूसरा, इस कहानी में इस न्यूज में दूसरा क्या कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। सुप्रीम कोर्ट तो कहा कि जो जीरो टॉलरेंस है ना, जीरो टॉलरेंस है एआई के प्रति। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि एआई के द्वारा जो बनाए गए निर्णय हैं बगैर सत्यापन के, बगैर वेरिफिकेशन के उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरा कहा कि रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के हिसाब से न्यायालय चलेगा, एआई के हिसाब से नहीं चलेगा। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि न्यायालय कानून के हिसाब से चलेगा, न कि एआई के हिसाब से चलेगा। एक चीज कोर्ट ने कहा कि एआई जो है, एआई एक यानी कि असिस्टिव टूल हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। डिसीजन मेकर के तौर पे हम नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए, ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए। यानी कि जो एआई के द्वारा जो कुछ भी तैयार किया जा रहा है उसका जो एआई आउटपुट है उसको वेरीफाई करना जरूरी है। ह्यूमन ओवरसाइट का मतलब उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए, कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा और वकील के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भाई क्या ये जो कोर्ट है वो एआई विरोधी है, तो आपको इसके बारे में बताना है कि कोर्ट एआई विरोधी नहीं है, बल्कि कोर्ट ये कह सकता है कि एआई को आप असिस्टिव टूल्स के रूप में उपयोग करिए, डिसीजन मेकर के तौर पे नहीं। असिस्टिव टूल्स के रूप में आप एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं? केस रिसर्च करने में, कंटेंट का ट्रांसलेशन करने में, डॉक्यूमेंट्स समराइजेशन में, या फिर फाइल मैनेजमेंट में। आप इन सब में एआई का उपयोग कर सकते हैं, इन सब में आप एआई का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि
कई बार यदि आप डिसीजन मेकर के तौर पे एआई को मान लेंगे तो इसका नुकसान ये होता है कि वो हेलुसिनेटेड जजमेंट दे सकता है, ठीक है, यानी वो गलत निर्णय बना सकता है। तो इसीलिए आपको एआई के द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा उस डिसीजन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज है जो कि आया गया है, मतलब यही चीज द हिंदू में ये इस खबर को प्रमुखता दी गई है और ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। लास्ट में आप ये भी दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट एआई विरोधी नहीं है, वो इसको असिस्टिव टूल्स के रूप में यूज करने के लिए कह रहा है, डिसीजन मेकर के तौर पे इसका यूज करने के लिए नहीं कर रहा है। जबकि एनसीएलटी ने इससे एक जजमेंट, फेक जजमेंट को आधार बना करके और कुछ फैसला दिया था जिसको कि खारिज कर दिया कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज की ओर। तो हमारा दूसरा खबर है, कैन स्पेस ऑन्कोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कैंसर ट्रीटमेंट। ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। कैन स्पेस ऑन्कोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कैंसर ट्रीटमेंट। क्या अंतरिक्ष में, क्या आपको लगता है कि अंतरिक्ष में कैंसर का इलाज संभव है जहां अस्पताल भी नहीं है? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन तो फिर स्पेस ऑन्कोलॉजी क्या है? तो स्पेस ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि अंतरिक्ष में, स्पेस ऑन्कोलॉजी का मतलब यह नहीं है कि अंतरिक्ष में इलाज करना, बल्कि इसका मतलब है कि अंतरिक्ष की विशेष परिस्थितियों में जो कैंसर कोशिकाएं हैं उसका अध्ययन करना और पृथ्वी पर बेहतर उपचार विकसित करना, और ये क्रांति ला सकता है। इस तरह से यदि हम स्पेस में कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन करें, जो स्पेस का जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल पृथ्वी से भिन्न है। तो आगे हम इस खबर को एक्सप्लेन करेंगे, पहले समझते हैं कि द हिंदू में क्या छपा। कैन स्पेस ऑन्कोलॉजी रिवोल्यूशनाइज कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर रोगों का एक, कैंसर क्या है? कैंसर रोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, ऊतकों में प्रवेश करती हैं और कई बार शरीर के दूरस्थ अंगों तक फैल जाती हैं। भारतवर्ष में 2026 में लगभग 1.87 मिलियन यानी 18,70,000 नए कैंसर मामलों के निदान होने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 9 भारतीय में से एक व्यक्ति को जीवन काल में कैंसर होने का जोखिम है। कैंसर केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि परिवारों के लिए सबसे अधिक आर्थिक रूप से विघटनकारी बीमारियों में से एक है। प्रतिवर्ष कैंसर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चिकित्सा व्ययों पर लगभग 3,400 करोड़ रुपए का खर्च आता है। स्पेस ऑन्कोलॉजी क्या है? पहले द हिंदू के खबर को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको अपने तरीके से समझाएंगे। स्पेस ऑन्कोलॉजी क्या है? स्पेस ऑन्कोलॉजी एक तीव्र गति से उभरता हुआ शोध क्षेत्र है, रिसर्च एरिया है, और इसमें अध्ययन किया जाता है कि माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन कैंसर की प्रगति और उपचार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। स्पेस ऑन्कोलॉजी क्यों उपयोगी है? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण कोशिकाओं में कई परिवर्तन देखे जाते हैं जो कि ट्यूमर प्रसार और चिकित्सीय प्रतिक्रिया के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे पहले पूरा खबर पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में कैंसर अनुसंधान। देखिए, आईएसएस पर वास्तविक अंतरिक्ष या अनुकरणीय माइक्रोग्रेविटी प्रयोग निम्न कैंसरों पर किए गए हैं। जैसे देखिए, आईएसएस में कैंसर पर जो रिसर्च किया गया है वो किस तरह के कैंसर पे किया गया है? स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मेलानोमा, ग्लियोब्लास्टोमा और ब्लड कैंसर। इन सब पर स्पेस जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे रिसर्च किया गया।
माइक्रोग्रेविटी तथा स्पेस रेडिएशन के संपर्क में आई कैंसर कोशिकाएं पारंपरिक प्रयोगशाला परिस्थितियों की तुलना में भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। माइक्रोग्रेविटी और कैंसर कोशिकाएं, देखिए इसमें माइक्रोग्रेविटी नैनो कणों के निर्माण को प्रभावित करती है। ये नैनो कण कीमोथेरेपी दवाओं को सीधे ट्यूमर तक पहुंचाती हैं तथा धीरे धीरे छोड़ती हैं। माइक्रोग्रेविटी कैंसर कोशिकाओं की आकृति, कोशिका झिल्ली, व्यवहार तथा जीन अभिव्यक्ति को परिवर्तित करती है। तो ये हमारा खबर है, ये मूल खबर है और इसी मूल खबर को समझने का प्रयास करते हैं। पहला कि स्पेस ऑन्कोलॉजी आने वाले समय में पूरे दुनिया में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने वाली है। कैसे? तो आपको पता है कि कैंसर एक बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और नष्ट नहीं होती हैं। साथ ही जैसे सामान्य कोशिका क्या है कि सामान्य कोशिका नियंत्रित रूप से बढ़ती है, ठीक है, और समय आने पर नष्ट हो जाती है। लेकिन कैंसरियस सेल का क्या है कि वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती, अर्थात वो नष्ट भी नहीं होता है। तो स्पेस ऑन्कोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले स्पेस के सरकमस्टांसेस को समझिए। स्पेस में क्या है कि जो वहाँ ग्रेविटी है वो बहुत कम है। जैसे हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ये पृथ्वी का ग्रेविटी है। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी लगभग नगण्य है। आप अंतरिक्ष स्टेशन में देखे होंगे कि यात्री हवा में तैर रहे होते हैं। इसका वजह है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण लगभग न्यून है। इसको हम बोलते हैं माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोग्रेविटी, यानी वहाँ पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत कम, न के बराबर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि माइक्रोग्रेविटी, और दूसरा परिस्थिति क्या है? पहला परिस्थिति हो गया माइक्रोग्रेविटी का, माइक्रोग्रेविटी, और दूसरा क्या है कि स्पेस में स्पेस रेडिएशन है, स्पेस अंतरिक्ष विकिरण, स्पेस रेडिएशन, क्योंकि स्पेस में हमारे वायुमंडल की तरह सुरक्षा नहीं मिल पाता है रेडिएशन से, वहाँ फ्री रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन होने का खतरा वहाँ ज़्यादा होता है, रेडिएशन होता भी ज़्यादा है। तो देखिए क्या होता है कि माइक्रोग्रेविटी के कंडीशन में सेल यानी कोशिका अपने आकार में अलग प्रकार का व्यवहार करती है, आकार बदलता है। जहां पृथ्वी पर, जहां जमीन पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है वहां सेल अलग प्रकार से रिएक्ट करती है, और जहां ग्रेविटी है, जहां पर की गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, वहां पर सेल अलग प्रकार से व्यवहार करती है। तो उसमें क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। जैसे आप समझिए कि जो कैंसर का मरीज यहाँ पे है और उसी कैंसर के मरीज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया जाए, तो वहाँ पर उसका ट्यूमर, कैंसरियस ट्यूमर जो है वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा। तो वैज्ञानिक इस माइक्रोग्रेविटी को यूज कर रहे हैं कैंसर के उपचार में। दूसरी ओर जो कॉस्मिक रेडिएशन है, विकिरण, ठीक है, अंतरिक्षीय विकिरण, तो वो पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, क्योंकि जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको आने से रोक देता है रेडिएशन को। लेकिन आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, तो वहां पर रेडिएशन क्या हो जाता है? अधिक होता है। तो अधिक विकिरण की वजह से जो सेल का डीएनए है वो डैमेज होता है और कैंसरियस सेल की प्रतिक्रिया अलग होती है।
तो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि कैंसरियस सेल को ISS पर भेज रहे हैं, उनके विकास का अध्ययन कर रहे हैं, और जो उन्होंने विकास में पाया कि माइक्रोग्रेविटी के दौरान क्या हो रहा है, तो माइक्रोग्रेविटी में जो कैंसरियस सेल है, ठीक है, उसका विकास बहुत धीमा हो रहा है और कुछ सेल स्वतः ही नष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सेल स्वतः ही नष्ट हो जा रहे हैं। अब वहां पर नई नई प्रकार के दवाओं के जरिए रिसर्च किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए जो कीमो होता है, कीमो कई प्रकार के दवाओं का मिश्रण होता है जो कैंसर के रोगी को चढ़ाया जाता है। जैसे पानी का बोतल चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से कीमो चढ़ाया जाता है। 100 टाइप्स ऑफ ड्रग को मिला करके रोगी को पहुंचाया जाता है। लेकिन उस कीमो का एक जो सबसे नुकसानदायक पक्ष है वो ये है कि वो कैंसरियस सेल को मारने के साथ साथ वो अच्छे सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो जो माइक्रोग्रेविटी का सरकमस्टांसेज है, वहां पे ये देखा गया कि नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए, नैनो पार्टिकल्स के जरिए जब उस कीमो को डाला गया रोगी के सेल में, तो वो कीमो केवल और केवल कैंसरियस सेल पर ही काम कर रहा था, केवल कैंसरियस सेल को ही डैमेज कर रहा था। और वो जो मेडिसिन था वो रह रह के रिलीज हो रहा था, जैसे जैसे कैंसरियस सेल मिलता था वो रिलीज करता था और उसको खत्म करता था। तो अब क्या होगा कि इससे लाभ क्या होगा? स्पेस रेडिएशन में जो कैंसरियस सेल का जो DNA है उसको किस तरह से डैमेज किया जाएगा, उसके बाद वहां पर ड्रग रिस्पांस चेक किया जा रहा है, नई नई दवाओं के विकास की संभावनाएं खुल रही हैं। तो ये खास परिस्थिति है स्पेस में, और स्पेस में कैंसरियस सेल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो आपको पता चल पाएगा कि कैंसर का और बेहतर इलाज कैसे किया जा सकता है पृथ्वी पे रह के। पर्सनलाइज मेडिसिन डेवलप किया जा सकता है। पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब है पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन बनेगा, एक तो ये होगा। उसके बाद इस रिसर्च में ये भी पता चलेगा कि ड्रग रेजिस्टेंस को कैसे, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कई ऐसी दवाएं हैं जो मरीज के शरीर पर कार्य नहीं करती है, तो क्यों नहीं करती हैं इसका पता लगाया जाएगा, चल सकता है। इसके बाद है मेटास्टैसिस। मेटास्टैटिस में कि कैंसर शरीर में कैसे फैलती है इसको भी समझने में आसानी होगी। तो ये सारा स्पेस ऑन्कोलॉजी के तहत ये रिसर्च किया जा रहा है। हालांकि स्पेस रिसर्च बहुत महंगा है और इसका अभी इस पे बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है और लंबे समय तक इसका अध्ययन भी किया जाना है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि भारत में जिस प्रकार से प्रत्येक 9 व्यक्ति में एक व्यक्ति कैंसर की खतरे से मतलब अछूता नहीं है, तो उसके उपचार के लिए भारत भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। इसरो हो गया, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, एम्स, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये सब एक साथ मिल करके स्पेस ऑन्कोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि भविष्य में कैंसर का उपचार खोजा जा सके और इसका उपचार सस्ता भी हो। देखिए रिसर्च महंगा है, उपचार सस्ता होगा, तो रिसर्च के बाद इसका उपचार भी सस्ता हो और सस्ता होने के साथ साथ सटीक भी हो। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, हमको दीजिए इजाज़त।